Hello to my lovely students, a very warm welcome to this Safal 2.0 batch for CUET, and together we are preparing for your CUET 2024 examination जिसमें हम साथ में पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट लीगल स्टडीज। तो अभी तक हमने लीगल स्टडीज में आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी, एंड उसके बाद हमने सेकेंड जो आपका चैप्टर है आपकी बुक में दैट इज टॉपिक्स ऑफ लॉ, उसमें हमने जो टॉर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस कर लिया है अच्छे से, उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। तो जो आज की क्लास का टॉपिक है विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस, अब इसमें हम कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे? जो दो टॉपिक्स हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किए हैं उसी के बेसिस पर वी विल बी प्रैक्टिसिंग सर्टेन क्वेश्चंस। अब वो कैसे क्वेश्चंस होंगे? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं या जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्टूडेंट्स के रिव्यूज के हिसाब से आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस from the examination point of view. So without any further ado, let us quickly see. So first of all, a recap of the previous lecture कि हमने previous lecture में क्या क्या किया। हमने डिस्कस किया था trespass to land and chattels, then we discussed conversion, then negligence, strict liability and absolute liability। तो सबसे पहले हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी में हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने जाना था कि हमारी कंट्री में हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या है, यानी कि हमारी कंट्री में जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, सबसे हाईएस्ट लेवल पर कौन सा कोर्ट है, उसकी क्या पावर्स हैं, वहां पर जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनका रिमूवल कैसे होता है, उनका एज ऑफ रिटायरमेंट क्या है, ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इन सब के बारे में भी हमने जाना। फिर हमने बात की थी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में, सर्टेन फीचर्स ऑफ आवर इंडियन जुडिशरी, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। फिर कुछ हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी डिटेल में डिस्कस किए थे, जैसे कि हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये प्रिंसिपल है क्या और कौन से केस में ये कॉन्सेप्ट ले डाउन किया गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने हर टॉपिक में आपको बताया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रोबेबल क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हमने बात की थी जुडिशियल रिव्यू के बारे में कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, इसका यूज क्या है और कौन कौन से कोर्ट्स के पास पावर है ये जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करने की, और कौन से आर्टिकल के अंदर ये पावर उन्हें दी गई है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के बाद हमने ब्रीफली डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी में हमने ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है आपको समझना, वो हमने डिटेल में डिस्कस किए। और हर क्लास में फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए कि इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया आपका टॉर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट, जिसमें सबसे पहले हमने समझा था कि टॉर्ट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये टर्म टॉर्ट बहुत ही नया कॉन्सेप्ट होगा, बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है ये वर्ड सुना भी ना हो। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया कि जो वर्ड टॉर्ट है वो एक लैटिन टर्म टॉर्टम से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है क्रुकेड या ट्विस्टेड। ठीक है, फिर हमने जाना कि इसका मतलब क्या है या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस है या ये एक सिविल रॉन्ग है, क्या टॉर्ट कमिट करने पर किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा या उस पर फाइन इंपोज किया जाएगा, ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। फिर हमने डिस्कस किया आपके इंटेंशनल टॉर्ट्स। इंटेंशनल टॉर्ट्स क्या थे, जैसे हमने बैटरी एंड असॉल्ट को डिस्कस किया। फिर हमने फॉल्स इंप्रिजनमेंट, डेफेमेशन, कन्वर्जन, ट्रेसपास, ये सभी इंटेंशनल टॉर्ट्स अच्छे से डिस्कस किए, इनके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको भी समझा। फिर उसके बाद हम आए नेग्लिजेंस के कॉन्सेप्ट पे। नेग्लिजेंस के भी क्या एसेंशियल है कि कब हम कहेंगे कि हाँ जी नेग्लिजेंस का टॉर्ट कमिट हुआ है, वो भी हमने अच्छे से डिटेल में समझा। और उसका इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस भी जो था उस पे भी हमने उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए। फिर उसके बाद हम आ गए थे लाइबिलिटी पर, जिसमें हमने दो तरह की लाइबिलिटी समझी, वन वाज योर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अनदर वन वाज योर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। और इन दोनों को भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया और ये भी बताया था कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्या डिफरेंस था? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हमारे पास कुछ डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, यानी कि
मान लीजिए कोई व्यक्ति स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर हमसे कॉम्पनसेशन क्लेम करना चाहता है, तो मैं कैसे बच सकती हूँ उस चीज से कि मुझे कॉम्पनसेशन ना देना पड़े? कैसे? जैसे कि मैं कह दूंगी ये तो एक एक्ट ऑफ गॉड था, यानी कि अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आने की वजह से ये डैमेज कॉज हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का डिफरेंस भी समझा था। और हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी टॉर्ट में? हमने टॉर्ट में ये भी समझा था कि टॉर्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, कि हम कब कहेंगे कि एक टॉर्ट कमिट हुआ है। कब कहेंगे? सबसे पहले तो एक लीगल राइट एग्जिस्टिंग होना चाहिए आपका। दूसरा, आपका लीगल राइट का कोई डैमेज कॉज हुआ हो, यानी कि आपको किसी तरीके से कोई इंजरी हुई हो या आपकी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी हुई हो, और उस पर्टिकुलर लीगल डैमेज के लिए आप कोई कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। अब कॉम्पनसेशन या डैमेजेस के बारे में भी मैंने आपको दो चीजें बताई थी। जो हमारे डैमेजेस हैं वो दो तरीके के होते हैं टॉर्ट्स में, एक होता है लिक्विडेटेड और दूसरा होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जहां पर पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट बनाती है या कोई एग्रीमेंट बनाती है, वहां पर लिख लेती हैं कि कल को अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन फुलफिल नहीं की या तुम्हारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे कल को कोई नुकसान हुआ, कोई लॉस हुआ, तो तुम्हें मुझे इतनी कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। तो वो क्या था? लिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी कि पार्टी ने वो प्री डिटर्मिन कर लिए या प्री डिसाइड कर लिए कि इतने डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। फिर दूसरा था अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड क्या होगा? उसका ऑपोजिट, लिक्विडेटेड का उल्टा, यानी कि यहां पर पार्टीज डिसाइड नहीं करेंगे कि कितने डैमेजेस पे किए जाएंगे, तो कौन करेगा? तो पार्टीज नहीं करी तो कौन बचा? कोर्ट। अब कोर्ट के पास अब अपना डिस्प्यूट लेके गए, वहां पर जो कोर्ट है वो अपनी समझ के अनुसार उसे क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की कितनी गलती है या गलती नहीं है, या कितनी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट है, कि हाँ मान लो ए पार्टी की गलती की वजह से बी को नुकसान हुआ, तो कोर्ट बताएगा कि कितनी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट है। क्या उसे 5 लाख रुपए देने चाहिए या उसे 5,000 रुपए देने चाहिए? ये कौन डिसाइड करेगा? अल्टीमेटली इट विल बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट। तो इस तरीके से हमने हर एक जो आपके माइन्यूट डिटेल्स है सारे टॉपिक्स को कवर किया है, एंड लाइकवाइज इनके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने सॉल्व किए। अब आज की क्लास में क्या है? टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि यहां पर हम कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आए हुए हैं, एंड आई बिलीव जो अगर पेपर में नहीं आए हैं तो वो अगले साल वाले पेपर में जरूर आ सकते हैं। सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस, अगर किसी बच्चे कोई बच्चा डायरेक्टली ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहा है, आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ देम कि आप पिछली अभी तक सिर्फ 4 ही लेक्चर्स हुए हैं, आप वो 4 लेक्चर्स भी अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, ताकि आज की क्लास में फिर जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपको समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज क्लास, व्हिच ऑल क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू टेक अप। ठीक है, सो सबसे पहला है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो पहला क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगेन, जैसे मैं आपको हर क्लास के एंड में क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए कहती हूं, अगेन आई एम सेइंग, अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल कि जब भी पेपर पढ़ो, इवन दो यू फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कि आपको तो लगता है आपको सारा पेपर अच्छे से आता है, अपने आप पे विश्वास होना, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस किल्स, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ ना कुछ गलती करोगे जहां पर आपको कुछ नुकसान हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस रखो, बट एट द सेम टाइम बहुत ही शांति से, पेशेंस से क्वेश्चंस को पढ़ो और उन्हें समझो और फिर आंसर करो। अब इस क्वेश्चन में ट्रू पूछा है। अब कई बार बच्चे को उसका दिमाग घुमाने के लिए या उसको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रू की जगह फॉल्स लिख देंगे, या जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने की टैक्टिक है वो ये, यहाँ पर वो नॉट लगा देंगे, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब उस ओवर कॉन्फिडेंस में आप उस नॉट शब्द को छोड़ ही देंगे, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उस वर्ड पे। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहो, बट एट द सेम टाइम पेशेंस के साथ क्वेश्चंस भी और ऑप्शंस भी बहुत ही शांति से पढ़ो। ठीक है,
अब इसमें पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ये समझा था कि उसका महत्व क्या था, कि जो हमारा जुडिशरी का ऑर्गन है उसको हम वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि सरकार जो है हमारी वो लोगों के हित के लिए काम करती है। तो इस पर हम वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं जुडिशरी को, कि जुडिशरी जो है बाकी जो गवर्नमेंट के दो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उनकी वर्किंग पे एक तरीके का चेक रखती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी, कि वो अपनी पावर्स को एक्सीड तो नहीं कर रहे। अब उस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए जो जजेस हैं, ताकि वो फ्रीली अपनी जजमेंट्स पास कर सके, उनके माइंड में कोई फियर या एप्रीहेंशन ना हो, उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करना बहुत जरूरी है। अब उस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए हमारे जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ प्रोविजंस बताई गई हैं। अब लेट्स सी, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू इन योर क्लासेस, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर इट करेक्टली। सो लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस फर्स्ट। पहला ऑप्शन कहता है, once judges are provided with the security of till they reach a retirement age, security of service, यहां पर एक वर्ड मिसिंग है। जो जजेस हैं एक बार जो अपॉइंट हो गए, उनको रिटायरमेंट तक उनका जो है जॉब सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। तो ए पॉइंट में क्या है, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट योर जॉब सिक्योरिटी। अब कोई भी व्यक्ति है जिसको हमेशा ये डर रहेगा कि मैंने ये जजमेंट दे दिया तो मुझे रिमूव कर दिया जाएगा इस पोस्ट से, तो वो कैसे इम्पार्शियली जजमेंट देगा, कैसे फिर वो ट्रांसपेरेंसी से काम करेगा, नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज है ये इंश्योर करना कि उसके पास जॉब सिक्योरिटी हो, ठीक है। तो ए इज ऑल्सो ट्रू। सेकेंड, judges cannot be easily removed from their office except for proven misbehavior and incapacity। यानी कि जो मैंने आपको बताए थे, जो हमारे हायर जुडिशरी में जजेस हैं, उनको रिमूव करने का प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं हम, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट जो है वो सिर्फ दो ग्राउंड्स पे किया जा सकता है। कौन कौन से थे वो ग्राउंड्स, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर में क्या होता है, यानी कि आपने किसी के साथ बदतमीजी की है, या आप किसी करप्शन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या आपने किसी से ब्राइब एक्सेप्ट की है, उस ग्राउंड पे आपको रिमूव किया जा सकता है। और इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी का क्या मतलब है, यानी कि हम अगर आप लोगों को याद हो, what are the essential conditions to become a judge? First and foremost is that person should be a citizen of India। अगर किसी जज ने इंडिया की सिटीजनशिप ही छोड़ दी तो बिकॉज ऑफ इनकैपेसिटी ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ अ जज। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। देन द यहां पर भी वर्ड मिसिंग है, द पे एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस आर फिक्स्ड। अब ये भी एक प्रोविजन है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जब तक कोई भी एक इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की पोस्ट होल्ड करता है, उसकी सैलरी कभी भी रिड्यूस नहीं की जाएगी, ठीक है। उससे वो भी क्या है, इट विल इंश्योर इंडिपेंडेंस इन देयर वर्किंग, ताकि उन पर कभी भी ये प्रेशर ना हो कि यस इफ वी गिव एनी decision which is against the government, so maybe our salaries will be reduced। ताकि उनके मन में ये डर ना हो, ये इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ये तीनों प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ताकि वो फ्री माइंड से या फ्रीली अपने डिसीजंस पास कर सके। तो इस तरीके से डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ऑलराइट, नाउ विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी जुडिशरी के टॉपिक से ही है। ये कहता है, जज इज नॉन एज अ डिस्ट्रिक्ट जज व्हेन ही और शी प्रिसाइड्स ओवर अ डैश केस एंड अ सेशंस जज व्हेन ही और शी प्रिसाइड्स ओवर अ डैश केस। फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि जब मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बारे में बताया था कि जो हमारा हाईएस्ट लेवल पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद स्टेट लेवल पर कौन सा हाईएस्ट कोर्ट है,
हमारा हाई कोर्ट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे जो हाईएस्ट कोर्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब हम सुप्रीम कोर्ट के जज को तो क्या, सुप्रीम कोर्ट में जो जज प्रिसाइड ओवर करता है उसको हम सिंपली सुप्रीम कोर्ट जज कहते हैं। हाई कोर्ट में जो जजेस प्रिसाइड करते हैं उनको हम हाई कोर्ट जज कहते हैं। बट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वो सिविल केसेस से डील करते हैं तो हम उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, जब वो क्रिमिनल केसेस से डील करते हैं तो हम उन्हें सेशंस जज कहते हैं। सो इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे जजेस हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्या होना चाहिए? सिविल केस, और सेशंस जज के लिए क्या होना चाहिए? क्रिमिनल केस। ठीक है, सो दैट वे व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए कहता है सिविल और क्रिमिनल, सो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी कहता है क्रिमिनल सिविल, नो। ऑप्शन सी कहता है सिविल सिविल, नो। डी कहता है सिविल एंड क्रिमिनल, सो हियर आल्सो इट विल बी क्रिमिनल। So this is also not the correct answer. So for this particular question we can say option A is the correct answer. कि जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो है, जब वो सिविल मैटर्स से डील करता है तो हम उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और जब वो क्रिमिनल मैटर्स से डील करता है तो हम उसे सेशंस जज कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस है उसके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेशंस जज। ऑलराइट, नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the current sanctioned strength of judges in Supreme Court of India? अब यहां पर पूछा गया है sanctioned strength of judges। दो चीजें होती हैं, एक होती है sanctioned strength यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, ठीक है। एक होता है नंबर ऑफ सिटिंग जजेस, कि एट प्रेजेंट कितने जजेस वर्किंग हैं। अब सैंक्शन स्ट्रेंथ अलग होगी, वो हो सकता है एट प्रेजेंट जो जजेस वहां पर काम कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली कम भी हो सकते हैं। अब ये हमें बताना है कि आज के दिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं। इज इट ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 31 एंड ऑप्शन डी सेज 30। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में है मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं आज के दिन? 34। और इन 34 का ब्रेकडाउन क्या है? 1 विल बी योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस। तो इस 34 में भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उसके अलावा 33 और जजेस होंगे। अब मैंने आपको जैसे कि बताया, एक होता है सैंक्शन स्ट्रेंथ, एक होता है नंबर ऑफ सिटिंग जजेस। आज के दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ सिटिंग जजेस यानी कि कितने जजेस आज के दिन काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट इज 32। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। नंबर ऑफ सिटिंग जजेस एट प्रेजेंट कितने हैं? इट इज 32। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की? 34। बट एट प्रेजेंट वर्किंग कितने हैं? 32। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ सिटिंग जजेस। ऑलराइट, तो आपके पेपर में कई बार करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो दिस वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। अब इसके साथ हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आज के दिन हमारी कंट्री में नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं। अब ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री। ऑलराइट, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एंड थम्स अप टू ऑल द स्टूडेंट्स इन एडवांस जो इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। ऑलराइट, अब इसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन आपके कौन से कॉन्सेप्ट से है? जुडिशरी। अभी तक हम जुडिशरी के क्वेश्चंस डिस्कस करे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन एन डैश मॉडल द रोल ऑफ लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द पार्टी बिकम्स वाइटल। यानी कि यहां पर जो हमारे लॉयर्स हैं उनका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या वो उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन है। अब हमने इसमें मैं आपको ऑलरेडी बताऊं, ऑप्शन से हम देख सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है इंक्विजिटोरियल,
बी कहता है एडवर्सेरियल, सी कहता है बोथ ए एंड बी, और डी कहता है नन ऑफ द अबव। अब ये इंक्विजिटोरियल मॉडल और एडवर्सेरियल मॉडल, इनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इंक्विजिटोरियल मॉडल में क्या था? इंक्विजिटोरियल मॉडल कहता है जो जज है एक केस में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है एक ट्रायल में। कैसे? कि वो एविडेंस कलेक्शन के लिए भी डायरेक्ट कर सकता है, एविडेंस कैसे कलेक्ट होंगे, कौन कौन से कलेक्ट होंगे, वो उस चीज में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस तरीके से देयर इज अ चांस ऑफ बायसनेस कि वो जो जज है, जो डिसीजन मेकर है, वो न्यूट्रल ना रहे। ये शॉर्ट कमिंग है इंक्विजिटोरियल मॉडल की। अब एडवर्सेरियल में क्या होता है? एडवर्सेरियल में जो जज है वो एक न्यूट्रल पर्सन की तरह एक्ट करता है, और जो हमारे लॉयर्स हैं वो प्रोएक्टिवली काम करते हैं, यानी कि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, एविडेंस को इकट्ठा करना, एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करना। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है, वो किसका होता है? लॉयर्स का। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से मॉडल में लॉयर्स का वाइटल रोल है? वाइटल मतलब एक्टिव रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एडवर्सेरियल मॉडल। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी कंट्री में आज के दिन हम कौन सा मॉडल अप्लाई करते हैं। दिस इज ऑल्सो अगेन योर होमवर्क। So far you have two questions as your homework. One is what is the current number of high courts in our country, and second हमारी कंट्री में आज के दिन हम कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ योर whether it is inquisitorial or whether it is adversarial model of dispute resolution. Now with this let's proceed further. So the fifth question says the dash is appointed by the president of, this is India, under Article 76 of the Constitution, which states that he can hold the office during the pleasure of the president. So before we proceed, let me write down it as your homework so that even I don't forget it at the end. Number of high courts in India. At present. Okay, and here your homework will be which model is followed in India. हमारी कंट्री में हम इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल आज के दिन में फॉलो करते हैं। Now with this let's move to the next question. अब ये क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा जो व्यक्ति है प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मार्क करवाए थे कि ये आर्टिकल जरूर याद रखना, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर विच स्टेट्स दैट ही कैन होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसका क्या मतलब है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जो है अपनी मर्जी से उस व्यक्ति को उस पोस्ट से हटा भी सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। अब कौन इनमें से अंडर आर्टिकल 76 अपॉइंट किया जाता है? वेदर इट इज गवर्नर? नो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? यस। एडवोकेट जनरल? नो। वाइस चांसलर? नो। So he is appointed under Article 76. कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इन्हें हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर या फर्स्ट लीगल ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। दैट दिस पर्सन विल बी द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री। सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। हु इज ही? ही इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री। And who is the current Attorney General of India? The current Attorney General of India, AGI, is R. Venkatraman. Again, ये भी आपका एक करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। R. Venkatraman is the present Attorney General of India. ठीक है, अब इसमें भी I would like to give one question as homework to all the students कि जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को तो अंडर आर्टिकल 76 अपॉइंट किया जाता है,
जो यहाँ पर अनदर पर्सन है एडवोकेट जनरल, इनको कौन से आर्टिकल के अंदर अपॉइंट किया जाता है? सो अंडर विच आर्टिकल इज ही अपॉइंटेड? ये भी आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन कि आपके जो एडवोकेट जनरल हैं वो कौन से आर्टिकल के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं और उन्हें अपॉइंट कौन करता है, बाय whom is he appointed. Now with this let's proceed to the next question. अब ये क्वेश्चन सॉल्विंग या क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक किए हैं उनका सॉर्ट ऑफ जल्दी से आपका सबका रिवीजन भी हो रहा है और आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कैसे क्वेश्चंस उनमें से बनाए जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आर्टिकल का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, उनकी ड्यूटीज पे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से यू विल गेट टू नो कि व्हाट ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर के हिसाब से बन सकते हैं। नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज द रूल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली काम करे, उसकी वर्किंग में कोई भी इंटरफेयर ना करे। यानी कि एक तरीके से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल कौन से आर्टिकल में था? क्या वो 44 में था? नहीं। 33 में था? नहीं। 50 में था? यस। 52 में था? नहीं। तो इस तरीके से आर्टिकल 50 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, विच टॉक्स अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि जो हमारी गवर्नमेंट के ये दो ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये सेपरेटली वर्क करेंगे और दोनों जो हैं एक दूसरे की वर्किंग में किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इंटरफेरेंस नहीं होगी तो क्या होगा? इंडिपेंडेंस होगी वर्किंग में। तो इस तरीके से आपको ये आर्टिकल याद रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आर्टिकल 50 किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड योर जुडिशरी। एंड थर्ड, कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is also vested with wide appellate jurisdiction over all courts and tribunals as provided in Article 136 of the Constitution. यानी कि इनमें से कौन वो व्यक्ति या कौन सी ऐसी बॉडी है जिसके पास एक बहुत ही वाइड एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, चाहे वो किसी भी कोर्ट का ऑर्डर है, चाहे किसी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है या जजमेंट्स हैं, उन सब की अपील इस बॉडी के पास की जा सकती है। अब एपेलेट जुरिस्डिक्शन के लिए ये समझना जरूरी है, जिन बच्चों को ये नहीं पता अपील क्या होता है, अपील से बनता है वर्ड एपेलेट। तो एपेलेट क्या होता है? मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई डिसीजन आया, उसने किसी को कहा कि तुम्हें 10 साल की सजा हो गई ये ऑफेंस कमिट करने के लिए। अब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं हूं, मैं तो गिल्टी नहीं हूं, मुझे सजा ही नहीं मिलनी चाहिए। तो वो अपील करता है, यानी कि हायर कोर्ट के पास जाता है। तो अपील क्या है? जब भी आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से या किसी ट्राइब्यूनल के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि फैसला जो आया है वो सही नहीं है, इससे कुछ अलग आना चाहिए था, तो आप जो है हमेशा क्या कर सकते हैं? आप अपील कर सकते हैं। अब कौन सी ऐसी बॉडी है या कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप किसी भी मैटर को लेके एक अपील लेके जा सकते हैं, और इट हैज अ वेरी वाइडर अपीलेट जुरिस्डिक्शन? इज इट प्रेसिडेंट? नो। गवर्नर? नो। सुप्रीम कोर्ट? यस। और द हाई कोर्ट? हाई कोर्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है ऑलरेडी। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास अंडर आर्टिकल 136, तो आर्टिकल 136 के अंदर किसकी पावर है? सुप्रीम कोर्ट की। और उसको हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इट इज ऑल्सो नोन एज SLP, यानी कि स्पेशल लीव पिटिशन।
यानी कि कानून के द्वारा जितनी भी आपको रेमेडीज दी गई हैं, जितने भी आपको सोल्यूशन दिए गए हैं कि आपको यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप यहाँ सोल्यूशन लेने जा सकते हैं। अब आपके पास कोई रेमेडी नहीं बची कानून के अंदर जो लिखी हुई है, तो आपके पास एक फाइनल रेमेडी है, एक फाइनल तरीका है अपने जो आपकी कंसर्न है उसको एड्रेस करवाने का, वो है एसएलपी। एसएलपी कहाँ फाइल की जाती है? एसएलपी हमेशा सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है अंडर आर्टिकल 136, जहां पर आप किसी भी कोर्ट के डिसीजन को या किसी भी ट्राइब्यूनल के डिसीजन को अपील में फाइल कर सकते हैं इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, एसएलपी क्या होता है ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। Now with this, let's proceed to the next question. What is the meaning of the legal maxim locus standi? अब locus standi भी मैंने आपको जुडिशरी के टॉपिक में ही बताया था, और ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ PIL। तो ये हमने कहां पढ़ा था? जब हम PIL का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। ठीक है, तो जब हम जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, जहां पर जनरल प्रिंसिपल क्या है? लोकस स्टैंडी का, राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, यानी कि जब भी किसी भी व्यक्ति का कोई राइट डैमेज होता है, या उसको कोई इंजरी कॉज होती है, उसके प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कॉज होता है, या उसका कोई भी राइट ब्रीच होता है, इन्फ्रिंज होता है, तो उसके पास रेमेडी है कि वो कोर्ट के सामने जाकर अपने राइट को या कोई रिलीफ क्लेम कर सकता है, कोई कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, या अपनी कंसर्न को एड्रेस करा सकता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी। अब हमने PIL के रिलेशन में कैसे पढ़ा था इसे? PIL क्या कहता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि कोई भी व्यक्ति फॉर द पब्लिक वेलफेयर, यानी कि जो आम जनता है उसके बेनिफिट के लिए, उसके फायदे के लिए, उनको हेल्प करने के लिए कोर्ट में पिटिशन लगा सकता है, कोर्ट में अपीयर हो सकता है, चाहे उस व्यक्ति को खुद कोई नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो। तो ये क्या है? इट इज द ऑपोजिट ऑफ, और इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, जो हमारा PIL का कॉन्सेप्ट है, इट इज एक्सेप्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी। तो लोकस स्टैंडी का क्या मतलब हुआ? राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। So A is the correct answer for this particular question. अब PIL के कॉन्सेप्ट में ही मैंने आपको कई चीजें बताई थी कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगेन अ क्वेश्चन एज होमवर्क फॉर यू ऑल, कि PIL का कॉन्सेप्ट कौन से केस लॉ में ले डाउन किया गया था, ये मैंने आपको बताया था। यू हैव टू टेल मी दिस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू ऑल एज योर होमवर्क। In which case concept of PIL was introduced, या फर्स्ट टाइम इस केस में PIL के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया था, एंड ऑल्सो हु इज द फादर और हु इज द फाउंडर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ PIL? इट इज जस्टिस PN भगवती। ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पता होनी चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको एज होमवर्क दिए हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जरूर बताइएगा मुझे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है? So that then I also feel that this class becomes interactive, and I also feel the students are also putting in their efforts, which will further motivate me to prepare more interesting questions for you all. ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है, the bench in the landmark case of Keshwanand Bharti, which gave us the concept of basic structure, comprised of how many judges? यानी कि जो हमारी केशवानंद भारती की जजमेंट थी या केस था, जिसने हमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें उस बेंच पर, यानी कि बेंच क्या होता है? जब एक से ज्यादा जजेस बैठ कर डिसीजन देते हैं। डिवीजन बेंच क्या होता है? जब 2 जजेस बैठे होते हैं और वो कोई डिसीजन देते हैं। तो अब बेंच क्या हो गया कि 2 से ज्यादा जजेस यहाँ पर बैठे हैं। तो जो हमारा केशवानंद भारती वाला केस था, इसमें कितने जजेस प्रेजेंट थे? तो वॉज इट 11, 13, 15 और 17? ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। आज तक हमारी हिस्ट्री में
जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस किसी केस में बैठे हैं, इट वाज इन केशवानंद भारती केस एंड द नंबर ऑफ जजेस वाज 13। अब अगेन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कौन से केस से आया? केशवानंद भारती केस से आया। उसके बेंच पे कितने जजेस थे? 13 जजेस थे। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका क्या राइट आंसर हो गया? Right answer for this particular question is option B. Let's move to the next question then. Who among the following can become a Supreme Court judge? अब इनमें से कौन व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है या उसे एज अ सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट किया जा सकता है? ये भी मैंने आपके साथ, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी की क्लास, पहली क्लास थी, उसमें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो पहला ऑप्शन कहता है सिटीजन तो होना ही चाहिए, उसके साथ अगर वो एमिनेंट जुरिस्ट है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है, दिस इज ट्रू। दूसरा कहता है सिटीजन हो और उसके साथ साथ कम से कम 5 साल एज हाई कोर्ट का जज रहा हो, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब तीसरी कंडीशन कह रही है सिटीजन हो और उसके साथ साथ कम से कम 10 साल उसने एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो। अब ये तीनों ही कंडीशंस राइट हैं, यानी कि अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि एनी ऑफ द अबव। यानी कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हुई इन तीनों में से तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन आता है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी वाज फाउंडेड इन 1993 एंड इट इज लोकेटेड इन, अब कहां पर लोकेटेड है ये? वेदर इट इज लोकेटेड इन बॉम्बे, दिल्ली, भोपाल और इंदौर। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहती हूँ ना जिन बच्चों को कि भाई अच्छे से अपनी जो सीबीएसई की बुक है लीगल स्टडीज की वो अच्छे से पढ़ो, दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन अप फ्रॉम देयर और ये लास्ट ईयर आपके पेपर में पूछा भी गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो आपकी नेशनल जुडिशियल एकेडमी है वो भोपाल में लोकेटेड है। अब इस नेशनल जुडिशियल एकेडमी में होता क्या है, जैसे कि हर स्टेट का जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है तो वहां पर उनकी ट्रेनिंग के लिए अकेडमीज भी होती हैं, वैसे ही जो हमारे हायर जुडिशरी में जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए वी हैव नेशनल जुडिशियल एकेडमी विच इज लोकेटेड एट वेयर, इट इज लोकेटेड एट भोपाल। और वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1993। अब इसके बाद आगे चलते हैं, judges of Supreme Court and High Court can be removed through a process which is called as, अब ये मैंने आपको पिछले जो हम फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये टर्मिनोलॉजी बताई भी थी आपको कि जब भी हम किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के रिमूवल की बात करते हैं, उनको ऑफिस से रिमूव करने की बात करते हैं, तो वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको क्या हम कोलिजियम सिस्टम कहते हैं? नो, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम तो जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है। स्टेयर डेसिसिस कहते हैं? नहीं, स्टेयर डेसिसिस का कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारा हायर कोर्ट है उसके सभी डिसीजंस लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग होंगे। जैसे कि जो हमारी कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट है कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स होंगी वो सभी हाई कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगी, वो सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर भी बाइंडिंग होंगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेयर डेसिसिस। अब अगला है इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट इज द टर्मिनोलॉजी, सी इज द राइट आंसर, कि जब भी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल की हम बात करते हैं तो उसके प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसके प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहा जाता है। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है, हाई कोर्ट्स एंजॉय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये जैसे ही हमने क्लास बिगिन की थी तो भी मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में ब्रीफली बताया था। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो हाई कोर्ट है उसकी जुडिशियल रिव्यू की पावर उसको कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई है? अब जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जुडिशियल रिव्यू की पावर दो कोर्ट्स के पास है, एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास और दूसरी हाई कोर्ट के पास। इसके आर्टिकल्स भी मैंने आपको अच्छे से बताए भी थे और क्लास के एंड में कहा भी था, इसको याद रखना। तो हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है? इज इट 32? नो। 14? नो। 226? यस। 227? नो।
तो जो हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो है अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की कौन से आर्टिकल के अंदर है? सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है दैट इज अंडर योर आर्टिकल 32। अब ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको याद रखना। अब विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is often termed as final interpreter of the Constitution? इनमें से किसको फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? अब इसका क्या मतलब हुआ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अब मान लो कल को जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके किसी आर्टिकल को, उसके किसी प्रोविजन को, उसके किसी जो भी उसमें प्रोविजंस दी गई हैं उसको समझते हुए, उसको समझने में हमें कोई भी डिफिकल्टी होती है या कोई कंफ्यूजन अराइज होती है कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन को हम क्या मतलब निकालें इसका, तो वो कौन निकालेगा उसका मतलब, उसको फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है वो कौन देगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फाइनल इंटरप्रेटर प्रेसिडेंट होगा? नहीं। गवर्नर होगा? नहीं। इट विल बी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगेन यू मस्ट रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट को हम क्या भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, इट इज ऑल्सो द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए टाइम टू टाइम यूज की जाती है। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्ट लॉ। तो पहला क्वेश्चन है, टॉर्ट इज कंसीडर्ड एज डैश where injury or damage is caused to someone or their property। तो टॉर्ट को क्या हम क्रिमिनल ऑफेंस कहते हैं, या हम सिविल रॉन्ग कहते हैं, या ब्लेंड ऑफ बोथ यानी कि दोनों का मिक्सचर कहते हैं, या नन ऑफ द अबव? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, आज के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि जो हमारा टॉर्ट है वो एक सिविल रॉन्ग है, ना कि एक क्रिमिनल ऑफेंस। क्यों? क्योंकि टॉर्ट जब भी कोई व्यक्ति कमिट करता है तो हमेशा उसको क्या पनिशमेंट दी जाती है? उसको हमेशा डैमेजेस पे करने के लिए कहा जाता है, या उसको कॉम्पनसेशन पे करने के लिए कहा जाता है। टॉर्ट कमिट करते वक्त या टॉर्ट कमिट करने की वजह से किसी भी व्यक्ति को कभी जेल नहीं भेजा जाता, इसलिए हम उसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कहते, ठीक है। सो टॉर्ट इज व्हाट? Tort is a civil wrong. Why? Because in case of civil wrong, what is done as punishment? We award damages to the victim party. ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दो और टर्मिनोलॉजीज बताई थी, प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट। प्लेंटिफ कौन होता है? जो व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करता है, जिसको कोई इंजरी हुई होती है, जिसका कोई नुकसान हुआ होता है, वो होता है हमारा प्लेंटिफ। जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो कौन होता है? जो रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि मैंने तुम पे एलिगेशन लगाई, तुम उसका रिस्पॉन्स दोगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, या अपने लिए कोई डिफेंस प्रेजेंट करोगे, तो उसे हम कहते हैं रिस्पोंडेंट, या उसे हम डिफेंडेंट भी कहते हैं, ठीक है। नाउ विद दिस सो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम टॉर्ट लॉ। ये क्या कह रहा है? राहुल बोरोड साहिल साइकिल फॉर वन डे। राहुल ने साहिल की साइकिल ली एक दिन के लिए। राहुल साइकिल वॉज ऑफ रेड कलर, साहिल पेंटेड इट, यहां पे उसकी लेट्स राइट इट डाउन, ब्लैक। जो राहुल है उसकी साइकिल का कलर ब्लैक था, फिर साहिल ने उसे रेड पेंट कर दिया विदाउट राहुल्स कंसेंट, यानी कि जिस व्यक्ति की साइकिल थी, जो उसका ओनर है, उसकी कंसेंट ही नहीं लिया आपने, उससे आपने पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारी साइकिल पेंट कर दूं या नहीं, ना उसने आपको कहा ऐसा करने के लिए, उसकी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आई। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्ट हैज बीन कमिटेड? इसमें से जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा टॉर्ट कमिट किया गया है? इज इट डेफेमेशन? नो। डेफेमेशन क्या होता है? जब किसी की रेपुटेशन हार्म होती है उसको हम कहते हैं डेफेमेशन, जिसको हम हिंदी में मानहानि भी कहते हैं। इज इट कन्वर्जन? यस। इज इट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट? नो। इज इट ट्रेसपास? नो। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या है? आप किसी को बंदी बना लेते हो, किसी को डिटेन कर लेते हो बिना उसकी कंसेंट के। ट्रेसपास क्या होता है? आप किसी की प्रॉपर्टी पे घुस जाते हो बिना उस व्यक्ति की कंसेंट के। तो इनमें से ये तीनों ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए, बचा क्या? ऑप्शन बी, कन्वर्जन। सो विच टॉर्ट हैज बीन कमिटेड हियर? The tort of conversion.
यानी कि जब भी आप किसी व्यक्ति की चीज लेकर उसे किसी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, जिससे या तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, या जो उसका यूसेज था वो खत्म हो जाता है, या उसका फॉर्म चेंज कर देते हो। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था, किसी की गोल्ड की रिंग बोरो करके आप उसको चेन में कन्वर्ट कर देते हो बिना उस व्यक्ति की कंसेंट के। ये सब क्या है? ऑल दीज थिंग्स विल अमाउंट टू योर टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, अब इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is considered as essential element to constitute the tort of defamation? Defamation again मानहानि। मानहानि का जो टॉर्ट है उसके लिए अगर आपको किसी से कॉम्पनसेशन क्लेम करनी है तो आपको क्या क्या चीजें प्रूव करनी पड़ेगी? सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल, आपको कौन कौन सी चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, या ये चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी तो आप टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन के अंदर डैमेजेस नहीं क्लेम कर पाएंगे। पहला, इंटेंशन, वेरी राइट। जैसे मैंने आपको बताया था टॉर्ट्स दो तरीके के हैं, इंटेंशनल टॉर्ट और नेग्लिजेंस। जो डेफेमेशन का टॉर्ट है वो हमारा इंटेंशनल टॉर्ट की कैटेगरी में आता है। यानी कि जब तक किसी अगले व्यक्ति की इंटेंशन नहीं है आपकी रेपुटेशन खराब करने की, आप उसको टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन के अंदर पनिश नहीं करवा सकते। इसलिए सबसे पहली चीज क्या है? इंटेंशन, बैड इंटेंशन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नॉलेज ऑफ पब्लिक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज ऑफ पब्लिक और नॉलेज ऑफ द थर्ड पर्सन। जब भी मान लो कोई भी दो व्यक्ति रूम में खड़े होकर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो वो किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में यूजुअली आने नहीं देना चाहते, वहां तक डेफेमेशन नहीं होगा। बट ये सब उनकी बातचीत जो है कोई थर्ड व्यक्ति सुन लेता है, उसकी नॉलेज में आ जाती है या पब्लिक की नॉलेज में आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है? डेफेमेशन। क्योंकि आप कब कहोगे कि मेरी रेपुटेशन खराब हो गई? जब आपके बारे में झूठी बातें किसी थर्ड पर्सन को कही गई या किसी थर्ड पर्सन या पब्लिक की नॉलेज में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ द पब्लिक एंड रेपुटेशन इज अफेक्टेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी रेपुटेशन है, यानी कि जो लोगों के दिमाग में या उनकी नजरों में आपकी छवि है, वो अफेक्ट हो गई, वो खराब हो गई, तो हम कहेंगे टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन हैज बीन कमिटेड। सो इस तरीके से ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, यानी कि ये तीनों ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे डेफेमेशन का जो टॉर्ट है वो कमिट हुआ है। अब डेफेमेशन में भी मैंने आपको दो काइंड्स बताए थे, एक था लिबल, एक था स्लैंडर। ठीक है, तो नाउ योर क्वेश्चन, इसमें भी अगेन वन क्वेश्चन एज होमवर्क फॉर यू ऑल। व्हाट इज द स्पोकन फॉर्म ऑफ डेफेमेशन? एक डेफेमेशन होता है इन द रिटन फॉर्म, जहां पर आप आर्टिकल लिख के या कोई पिक्चर बना के या कोई स्क्रिप्चर पर आप किसी को किसी तरीके से डिफेम कर सकते हैं। बट व्हेन बाय योर वर्ड्स, बाय योर स्पीच यू डिफेम समवन, उसको हम क्या कहते हैं? यू हैव टू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो इसका तो क्लियर हो गया सबको। इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, ये जो टॉर्ट है ना डेफेमेशन का, इट इज ऑल्सो अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर इंडियन पीनल कोड। यानी कि जो आपका टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन है वो एक टॉर्ट होने के साथ साथ एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। यानी कि आपके पास दो रेमेडी है। जब भी आपके अगेंस्ट डेफेमेशन कमिट हुई, मानहानि होती है, या तो आप सिंपली टॉर्ट के तहत उससे डैमेजेस क्लेम कर लीजिए, या अगर वो सीरियस डेफेमेशन, सीरियसली आपकी रेपुटेशन हार्म हुई है, आपको बहुत ज्यादा आपकी रेपुटेशन को से लॉस हुआ है, आपके बिजनेस में आपको बहुत लॉस सफर करना पड़ा, तो आप उसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस ट्रीट करके उस व्यक्ति को जेल भी भिजवा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफेमेशन इन डिटेल। Now after this, next we have which of the following is a landmark case of negligence? नेग्लिजेंस पर कौन सा केस लैंडमार्क है? रेलेंस वर्सेस फ्लेचर, स्मिथ वर्सेस स्मिथ, डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन और लेस्ले वर्सेस शील। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर केस ऑफ डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन। जो नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट है उस पे हमारा लैंडमार्क केस है डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन, और रेलेंस वर्सेस जो फ्लेचर का केस है, ये मैंने आपको कहां बताया था? ये लैंडमार्क केस कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी।
ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये जो केस लॉज है ना, ये आपको पता होने चाहिए, यू हैव टू मेमोराइज देम, क्योंकि आपके पेपर में मैच द फॉलोइंग के तरीके से पेपर पैटर्न में ये क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल भी, कि एक तरफ आपको केसेस के नाम दे दिए जाएंगे, एक तरफ आपको टॉपिक्स के नाम दे दिए जाएंगे, और आपको उनको मैच करना होगा आपस में कि कौन सा जो केस है वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द अपकमिंग क्वेश्चन। To constitute the tort of negligence, which of the following is not considered as essential? Again, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या पूछा गया है, जब भी आपको किसी को व्यक्ति को टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के लिए पनिश करवाना है, तो कौन सा एलिमेंट इसमें से असेंशियल नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है, यानी कि वो चीज प्रेजेंट नहीं भी होगी तब भी उस व्यक्ति को नेग्लिजेंस के लिए सजा दी जाएगी, नेग्लिजेंस के लिए उससे कॉम्पनसेशन या डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। पहला है ड्यूटी टू टेक केयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि नेग्लिजेंस में क्या होता है, आपकी किसी व्यक्ति के प्रति कोई जिम्मेवारी थी या कोई ड्यूटी थी टू टेक केयर। दूसरा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये भी एसेंशियल है, यानी कि आपने वो ड्यूटी अच्छे से फुलफिल नहीं की। तीसरा डैमेजेस और इंजरी इज कॉस्ट, अब आपके ब्रीच की वजह से, आपने अपनी जिम्मेवारी अच्छे से नहीं निभाई, उसकी वजह से किसी को कोई इंजरी कॉज हो गई या कोई डैमेज हो गया। अब ये तीनों कंडीशंस क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं टू कॉन्स्टिट्यूट द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। अब ऑप्शन डी कहता है इंटेंशन, सो दिस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। सो इंटेंशन जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने दो कंडीशन, दो बाइफर्केशन या दो क्लासिफिकेशन क्या पढ़ी थी टॉर्ट्स की, एक थी इंटेंशनल और दूसरा था नेग्लिजेंस। यानी कि इंटेंशनल टॉर्ट्स के लिए तो आप तभी डैमेजेस क्लेम कर पाओगे जब आप पहले इंटेंशन प्रूव करोगे, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें बैटरी या असॉल्ट की, जब तक आप ये नहीं प्रूव करोगे कि इसकी तो बैड इंटेंशन थी, ये तो मुझे हर्ट करना चाहता था, इसके एक्शन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जब तक आप इंटेंशन नहीं प्रूव करोगे आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। जबकि नेग्लिजेंस जो दूसरा साइड था, वहां पर आपको इंटेंशन प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हियर you do not have to prove the intention. This is what? This is intention. अब इंटेंशन का मैं आपको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के तरीके से बताऊं कि मैं आपको डोर, आपका जो रूम है वो बाहर से बंद करके चली गई ताकि तुम पूरा परेशान हो जाओ, पूरा एनॉय हो जाओ, पूरा इरिटेटेड हो जाओ, तुमने आज मेरे को दुखी करा, तुमने आज मेरे से लड़ाई करी थी या तुमने मेरा मजाक बनाया, इसलिए तुम्हें परेशान करने के लिए मैं बाहर से रूम लॉक करके चली गई। तो वो क्या है, मेरी इंटेंशन प्रेजेंट थी वहां पर, तो वो क्या है, इंटेंशनल टॉर्ट। जबकि नेग्लिजेंस क्या है, नेग्लिजेंस में कभी भी इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, अगला इसके बाद क्वेश्चन है, which of the following kind of damages are awarded by the court in case of compensation of a tort, whether it is liquidated damages, unliquidated damages or any of the above or D none of the above। अब ये मैं आपको ऑलरेडी क्लास के बिगिनिंग में भी बता चुकी हूं कि जब भी कोई व्यक्ति टॉर्ट कमिट करता है तो दो तरीके, यूजुअली दो तरीके के डैमेजेस होते हैं, बट टॉर्ट में हमेशा कौन से डैमेजेस दिए जाते हैं, टॉर्ट में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्यों दिए जाते हैं, हम क्यों कहते हैं यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं है कि जो ऑपोजिट पार्टी है वो व्यक्ति कौन होगा, कौन आपके राइट को ब्रीच करेगा, यानी कि किसकी वजह से आपको इंजरी कॉज हो सकती है। लिक्विडेटेड डैमेजेस में तो आपको पता होता है कि आपके साथ कौन कॉन्ट्रैक्ट में है, कौन अग्रीमेंट में है, आप पहले ही उससे बातचीत करके कॉम्पनसेशन या डैमेजेस डिसाइड कर लेते हो। अब जो हमारे टॉर्ट्स हैं, चाहे वो नेग्लिजेंस है, चाहे वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, चाहे वो असॉल्ट है, उसमें क्या पता है आपको कि आपके अगेंस्ट कौन व्यक्ति टॉर्ट कमिट करने वाला है, कब करने वाला है, तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, कैसे प्री डिटर्मिन कर सकते हो कॉम्पनसेशन को। अब क्योंकि यहाँ पे प्री डिटर्मिन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमेशा कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितनी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट कॉम्पनसेशन है टू ओवरकम द लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द अदर पार्टी। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, Anil writes a letter to Sunita where he writes demeaning things, disrespecting her. This letter is read by Sunita alone. यानी कि अनिल ने सुनीता को लेटर्स लिखे जिसमें उसने उसको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीजें कही, डिमीनिंग चीजें कही, यानी कि जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। बट ये लेटर सिर्फ और सिर्फ सुनीता ने पढ़े, किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में नहीं आए।
कैन सुनीता क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम सुनील अंडर द टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन? क्या यहाँ पर जो सुनीता है अनिल से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकती है? नहीं, क्योंकि हमने जो पढ़ा डेफेमेशन के कॉन्सेप्ट में, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया, जब तक आप ये नहीं प्रूव करोगे कि किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में वो बातचीत आ गई है जहां आपकी रेपुटेशन हार्म हो गई है, आपकी रेपुटेशन लोअर डाउन हो गई है, तब तक आप ये नहीं कहोगे कि टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन हैज बीन कमिटेड। अब ये अनिल लेटर लिख रहा था, सुनीता पढ़ रही थी, किसी तीसरे व्यक्ति की तो नॉलेज में ही नहीं आया कहीं से भी, तो तीसरे व्यक्ति की नॉलेज में ही नहीं आया, उसको किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, तो उसकी रेपुटेशन कैसे खराब हो गई? तो इस तरीके से यहां पर शी विल नॉट सक्सीड, उसको डेफेमेशन के अंदर डैमेजेस नहीं मिलेंगे। सो the question is, can she claim? So the answer will be option B, that is no. Why she cannot claim? क्यों नहीं क्लेम कर पाएगी वो? क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति की तो नॉलेज में उनकी बातचीत आ ही नहीं रही है किसी से। इट इज द प्राइवेट कॉन्वर्जेशन थ्रू लेटर्स बिटवीन टू पीपल। ठीक है, नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा एंड शैली वर फ्रेंड्स. Seema asked Shelly to lock her in a room so that her parents cannot find her. Later, Seema sues Shelly for tort of false imprisonment. Will she succeed in her actions? अब कई बार क्या होता है, आप अपने घर पे कुछ ऐसी शरारत या कुछ ऐसा कराते हो जिससे आपको डर लगता है कि आपको तो आज आपके पेरेंट्स से बहुत डांट पड़ने वाली है, पिटाई होने वाली है, तो उस पिटाई से बचने के लिए आप अपने दोस्त के घर जाते हो और कहते हो कि मुझे तो इस दरवाजे के अंदर बंद कर दे और आज यहीं रख ले, कल मैं अपने घर जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स का गुस्सा शांत हो जाएगा और मैं पिटाई से बच जाऊंगा। अब आपने अपनी मर्जी से किसी को कहा कि तुम मुझे इस कमरे के अंदर बंद कर दो, यानी कि आपने आपकी कंसेंट दी है, तो क्या कल को जिस व्यक्ति ने आपको उस कमरे में बंद करा उसके अगेंस्ट फॉल्स इंप्रिजनमेंट के टॉर्ट के अंदर डैमेजेस क्लेम कर सकते हो? नहीं, क्योंकि यहां पर जिस व्यक्ति को बंद किया गया है उसने अपनी मर्जी से ये सब होने दिया, यानी कि उसने अपनी कंसेंट दी है। अब टॉर्ट ऑफ फॉल्स इंप्रिजनमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति को इंप्रिजन किया जाता है, जिस व्यक्ति को कहीं पर बंद किया जाता है, वो उसकी मर्जी के बिना हो, यानी कि उसकी कंसेंट के बिना हो, तभी हम कहते हैं कि टॉर्ट ऑफ फॉल्स इंप्रिजनमेंट कंप्लीट हो गया है, अब आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब क्योंकि जिस व्यक्ति को यहां पे बंद किया गया है, यानी कि शैली को, सॉरी यहां पे सीमा को बंद किया गया था और शैली ने बंद किया था, क्या सीमा शैली के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है? नहीं, क्योंकि यहां पर उसने अपनी कंसेंट दी थी, तो हियर शी विल नॉट सक्सीड। नो, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंशनल टॉर्ट्स? इनमें से कौन सा टॉर्ट इंटेंशनल टॉर्ट है? यानी कि जब तक इंटेंशन प्रूव नहीं होगी कि हाँ उस व्यक्ति की इंटेंशन प्रेजेंट थी, उसे पता था वो जो कर रहा है उससे अगले व्यक्ति को कुछ नुकसान हो जाएगा, उसको कुछ इंजरी हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी, उसको पता है, उसकी नॉलेज में है, उसकी इंटेंशन थी। तो इंटेंशनल टॉर्ट्स कौन कौन से हैं जहां इंटेंशन मैटर करती है? डेफेमेशन में मैटर करती है, यस। ट्रेसपास में मैटर करती है, यस। आप जानबूझ के किसी की प्रॉपर्टी में घुस रहे हो जबकि उसने बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगाया है दैट आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, तो वो क्या हो गया? ट्रेसपास। यहां पे आपकी इंटेंशन रेलेवेंट है। कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या है? जब आप किसी की कोई प्रॉपर्टी लेके बिना उसकी मर्जी के उसको अदल बदल कर देते हो या उसका रंग बदल देते हो, उसकी फॉर्म बदल देते हो, तो यहां पर भी क्या है? आपकी इंटेंशन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। सो इस तरीके से डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चैटल? अब चैटल हमने कहां पढ़ा था? ट्रेसपास। हमने दो तरीके के ट्रेसपास पढ़े थे, ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू चैटल। ट्रेसपास टू लैंड मतलब आप किसी की प्रॉपर्टी पे घुस जाते हो बिना उस व्यक्ति की कंसेंट के। ट्रेसपास टू चैटल, चैटल क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में उस व्यक्ति की जो ओनर है उसकी कंसेंट के बिना उसमें घुस जाते हो, उसे हम कहते हैं ट्रेसपास टू चैटल। तो चैटल क्या है? चैटल इज योर मूवेबल प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब जो ट्रेसपास टू चैटल है वो भी आपका इंटेंशनल टॉर्ट है, यू मस्ट मेमोराइज दिस ऑल्सो। इन केस ऑफ सिविल रॉन्ग द पनिशमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये तो हम घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को आज कई बार डिस्कस कर चुके हैं, शुरुआत से लेके अंत तक हम बहुत बार इस चीज को बार बार डिस्कस कर चुके हैं। सिविल रॉन्ग क्या है, क्रिमिनल रॉन्ग क्या है, उनमें फर्क क्या है, टॉर्ट क्या सिविल रॉन्ग है या नहीं है, या क्रिमिनल रॉन्ग है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आज हमने कई बार डिस्कस कर लिया है।
तो सिविल रॉन्ग में पनिशमेंट किस फॉर्म में होती है? कॉम्पनसेशन, इम्प्रिजनमेंट, कैन बी बोथ और नन ऑफ द अबव। तो सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में फर्क ही है, क्रिमिनल रॉन्ग में तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड की जा सकती है, जबकि टॉर्ट्स में हमेशा क्या होता है, आपको डैमेजेस या कॉम्पनसेशन पे करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। सो हेयर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यानी कि जब भी टॉर्ट कमिट होगा, क्योंकि वो एक सिविल रॉन्ग है, तो हमेशा आपको डैमेजेस या कॉम्पनसेशन पे करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव, okay, so that is all about the important questions of these two topics of your structure of Indian judiciary and your concept of tort law. अब आई होप आज का जो सेशन था, आज का जो लेक्चर था, वो सभी बच्चों के लिए फ्रूटफुल हो, सभी बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो कि किस किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दिस वे I would like to end today's session, and in the upcoming session what we will be discussing, either we will be talking about the concept of contract law or we will begin with the property law, ठीक है। इनमें से कोई नया टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज सेशन। वी विल बी हैविंग सच क्लासेस क्वाइट ऑफन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे अहेड। थैंक यू।